स्वागत है आप सबका सीवी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। अपने एनसीईआरटी सार संग्रह सीरीज़ के अंतर्गत हम लोगों ने भारतीय भूगोल की सीरीज़ को स्टार्ट किया है और उस क्रम में हम लोगों ने पहला पार्ट देख लिया है। यह उसका दूसरा पार्ट है। तो चलिए बिना किसी देरी के जहाँ तक पढ़ा था हम लोगों ने उसके अगले टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है पर्वतीय पठार एवं मैदानी क्षेत्र और इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है, पूर्वांचल पर्वत श्रृंखला भारत और किस दूसरे देश के बीच की सीमा पर स्थित है? तो पूर्वांचल पर्वत श्रृंखला भारत और म्यांमार देश के बीच में स्थित है। अगला प्रश्न है, हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो हिमालय पर्वत के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर है। अगला प्रश्न है, अरावली पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो अरावली पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा शिखर गुरु शिखर है। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट किसके बीच स्थित है? तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट नेपाल और तिब्बत के बीच में स्थित है। अगला प्रश्न है, गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? तो गुरु शिखर चोटी राजस्थान राज्य में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, विंध्य पर्वत उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत श्रृंखला से और दक्षिण में किस श्रेणी से घिरा हुआ है? तो विंध्य पर्वत उत्तर पश्चिम में अरावली से और दक्षिण में सतपुड़ा रेंज से घिरा हुआ है। अगला प्रश्न है, पश्चिमी घाट का उच्चतम शिखर कौन सा है? तो पश्चिमी घाट का उच्चतम शिखर है अनाई मुडी। अगला प्रश्न है, लघुत्तर हिमालय पर्वत की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? तो लघु हिमालय की सबसे लंबी पर्वतमाला पीर पंजाल पर्वतमाला श्रेणी है। अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाई मुडी। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा शिखर है अनाई मुडी। देखिए, एक ही प्रश्न को 3 तरह से पूछा गया है। अगला प्रश्न है, भ्रंशोत्त पर्वतों में निम्नतर खंड होते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो उसे हॉर्स्ट कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय पहाड़ी मैदान की एक अनोखी विशेषता है काली मिट्टी का क्षेत्र, जिसे कि क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं दक्कन ट्रैप। अगला प्रश्न है, हिमालय या हिमाद्री के सुदूर उत्तरी भाग की औसत ऊंचाई लगभग कितनी है? तो हिमालय या हिमाद्री के सुदूर उत्तरी भाग की औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। अगला प्रश्न है, काराकोरम पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो काराकोरम पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी है माउंट केटू। अगला प्रश्न है, पोनमुडी दक्षिण भारत का एक छोटा सा हिल स्टेशन है, यह किस शहर के पास स्थित है? तो पोनमुडी जो है वह तिरुवनंतपुरम के नज़दीक स्थित है। अगला प्रश्न है, भौगोलिक इतिहास के अनुसार भारत का प्राचीनतम पर्वत कौन सा है? तो भारत का सबसे प्राचीनतम पर्वत है अरावली। अगला प्रश्न है, केरल में स्थित सर्वोच्च पर्वत चोटी का नाम क्या है? तो केरल में स्थित सर्वोच्च पर्वत चोटी का नाम है अनाई मुडी। अगला प्रश्न है, कंचनजंगा विश्व में तीसरा सबसे बड़ा पर्वत है, यह किनके बीच सीमा पर स्थित है? तो कंचनजंगा भारत और नेपाल की सीमा के बीच में स्थित है। अगला प्रश्न है, उत्तरी अंडमान का उच्चतम बिंदु 732 मीटर पर स्थित है, यह कौन सी चोटी है? तो इस चोटी का नाम है सैडल पीक। अगला प्रश्न है, भारत हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला से किस दिशा में घिरा हुआ है? तो भारत हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला से उत्तर पश्चिम में घिरा हुआ है। अगला प्रश्न है, भारत का अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस जलमग्न पर्वतमाला का आपतित भाग है? तो भारत का अंडमान और निकोबार द्वीप समूह अराकान योमा नामक पर्वतमाला का आपतित भाग है, अर्थात अंडमान निकोबार द्वीप समूह अराकान योमा पर्वत का ही एक भाग है। अगला प्रश्न है, अरावली पर्वत श्रेणी पर स्थित है? तो माउंट आबू हिल स्टेशन जो है वह अरावली पर्वत श्रेणी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, हिमालय की बाह्यतम पर्वत श्रेणी शिवालिक है, जिसकी ऊंचाई 900 से 1100 मीटर के बीच है और चौड़ाई कितनी है? तो हिमालय की बाह्यतम पर्वत श्रेणी शिवालिक की चौड़ाई जो है 10 से 50 किलोमीटर के बीच में है। अगला प्रश्न है, महान या आंतरिक हिमालय या फिर हिमाद्री के रूप में किसे जाना जाता है? तो हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वतमाला को महान या फिर आंतरिक हिमालय के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, तारामती चोटी स्थित है कहाँ पे? तो तारामती चोटी महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, इलायची पहाड़ियाँ भारत के किस राज्य में स्थित हैं? तो इलायची की पहाड़ियाँ भारत के केरल राज्य में स्थित हैं। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र में पश्चिमी घाटों को स्थानीय रूप से जाना जाता है, किस नाम से? तो महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट को स्थानीय रूप से सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, हिमालय की कॉमेट चोटी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो हिमालय की कॉमेट चोटी भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत का वह राज्य जो नर्म असंपीड़ित निक्षेपों से निर्मित है, जिसे मोलासिस बेसिन के रूप में भी जाना जाता है, वह कौन सा राज्य है? वह है मिजोरम राज्य। अगला प्रश्न है, डोडा बेटा चोटी जिसका अर्थ है एक बड़ा पर्वत, किसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? तो डोडा बेटा जो है नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है और डोडा बेटा का अर्थ क्या होता है? डोडा बेटा का अर्थ होता है एक बड़ा पर्वत। अगला प्रश्न है, दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत और दक्षिण पश्चिम में अरावली पर्वतमाला से घिरी हुई है कौन सी पर्वत श्रेणी?
तो विंध्याचल पर्वत जो है वह दक्षिण में सतपुड़ा पर्वतमाला और दक्षिण पश्चिम में अरावली पर्वतमाला से घिरी हुई है। अगला प्रश्न है, मानसिन पृथ्वी पर स्थित सर्वाधिक आर्द्र स्थान है, यह कहाँ स्थित है? तो मानसिन खासी पहाड़ियों पर स्थित है। अगला प्रश्न है, सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के हिस्से को क्या कहा जाता है? तो सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के हिस्से को कुमायूं हिमालय कहा जाता है। हिमालय पर्वत को नदियों के हिसाब से भी उनका प्रादेशिक विभाजन किया गया है। तो उसी में पूछा जा रहा है कि जो भाग सतलुज और काली नदियों के बीच में पड़ता है उसको किस हिमालय के नाम से जाना जाता है? तो उसको कुमायूं हिमालय के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, देवोमाली चोटी किस राज्य में स्थित है? तो देवोमाली चोटी ओडिशा राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ स्थित है कहाँ पे? तो महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ ओडिशा राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर पठार किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो छोटा नागपुर पठार झारखंड राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, हिमालय की वह चोटी जो भारत में स्थित है? तो कारमत चोटी जो है हिमालय की वह भारत में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्न हिमालय की सबसे लंबी पर्वतमाला है कौन सी? तो निम्न हिमालय की सबसे लंबी पर्वतमाला है पीर पंजाल पर्वतमाला। हिमालय को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे ऊपर वाले भाग को महान हिमालय, उसके बाद के भाग को मध्य हिमालय और सबसे नीचे वाली भाग को निम्न हिमालय या फिर शिवालिक हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, माउंट गार्डविन अश्रुनकेटु की ऊंचाई कितनी है? तो माउंट गार्डविन अश्रुनकेटु की ऊंचाई है 8611 मीटर। अगला प्रश्न है, खासी गारो और जयंतिया पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? तो खासी गारो और जयंतिया पहाड़ियाँ मेघालय में स्थित हैं। अगला प्रश्न, सालतोरो कांगरी चोटी किनकी सीमा पर स्थित है? तो सालतोरो कांगरी चोटी भारत और पाकिस्तान की सीमा पर स्थित है। अगला प्रश्न है, कौमेत, नामचा बरवा, गुरला, मंधाता हैं क्या? तो कौमेत, नामचा बरवा, गुरला, मंधाता ये सब हिमालय की पर्वत चोटियों के नाम हैं। अगला प्रश्न है, 2020 में आयोजित एक आभासी समारोह में नेपाल और चीन द्वारा संयुक्त रूप से माउंट एवरेस्ट की आधिकारिक तौर पर घोषित ऊंचाई कितनी है? तो वह है 29,031.69 फीट। अगला प्रश्न है, हिमालय पर्वतमाला को विभाजित किया गया है किस क्रम में? तो हिमाचल, हिमाद्री और शिवालिक के। तो हिमाचल, हिमाद्री और शिवालिक के रूप में हिमालय पर्वतमाला को विभाजित किया गया है। सबसे उत्तरी भाग को हिमाचल, उसके बीच वाले भाग को हिमाद्री और सबसे निचले भाग को शिवालिक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हिंदुकुश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो हिंदुकुश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है तिरिचमीर। अगला प्रश्न है, हिमालय में धौलाधर पर्वतमाला एक भाग है किसका? तो हिमालय में धौलाधर पर्वतमाला मध्य हिमालय का भाग है। अगला प्रश्न है, सतपुड़ा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सतपुड़ा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़। अगला प्रश्न है, शिलांग किन पहाड़ियों पर स्थित है? तो शिलांग खासी पहाड़ी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत में स्थित किस पहाड़ी की चोटी का नाम डोडा बेट्टा है? तो दक्षिण भारत में स्थित नीलगिरी पहाड़ी का नाम डोडा बेट्टा है। अगला प्रश्न है, व्यावहारिक रूप से उत्तर और दक्षिण भारत के बीच की सीमा का निर्माण कौन करता है? तो व्यावहारिक रूप से उत्तर और दक्षिण भारत के बीच की सीमा का निर्माण विंध्य पर्वतमाला करती है। अगला प्रश्न है, हिमालयन यीव पाया जाता है कहाँ पे? तो हिमालयन यीव अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट किसकी पहाड़ियों में मिलते हैं? तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जो है नीलगिरी की पहाड़ियों में मिलते हैं। अगला प्रश्न है, कैलाश पर्वत किस क्षेत्र में स्थित है? तो कैलाश पर्वत तिब्बत क्षेत्र में स्थित है। अगला प्रश्न है, गुजरात स्थित जूनागढ़ की गिरनार पहाड़ियाँ आमों की किस किस्म के लिए प्रसिद्ध हैं? तो गुजरात में स्थित जूनागढ़ की गिरनार पहाड़ियाँ जो हैं आमों के केसर किस्म के लिए प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न है, भारत में वह पहाड़ी जिसको ब्लू माउंटेन के रूप में भी जाना जाता है? तो नीलगिरी पहाड़ी को भारत में ब्लू माउंटेन के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, रायसीना हिल स्थित है कहाँ पे? तो यह राष्ट्रपति भवन वाले स्थान पर स्थित है। अगला प्रश्न है, पूर्वी भारत की पहाड़ी पट्टी मेघालय मूल रूप से किसका हिस्सा था? तो पूर्वी भारत की पहाड़ी पट्टी मेघालय असम का ही हिस्सा था। अगला प्रश्न है, भारत के उत्तर में 3 पर्वतीय क्षेत्रों का दक्षिणी भाग बाहरी हिमालय है जिसे कहा जाता है? तो सबसे दक्षिणी भाग को शिवालिक रेंज कहा जाता है या फिर निम्न हिमालय कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पर्वत श्रृंखलाओं में से किसके सबसे ऊंचे पर्वत को गुरु शिखर के नाम से जाना जाता है? तो अरावली पर्वत श्रृंखला के सबसे ऊंचे पर्वत को गुरु शिखर के नाम से जाना जाता है और यह राजस्थान राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, सेवराय हिल्स किस राज्य में स्थित है? तो सेवराय हिल्स तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, टैगोर पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो टैगोर पहाड़ी झारखंड के रांची जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, उत्तर पूर्व की पहाड़ियों को कहा जाता है क्या? तो उत्तर पूर्व की पहाड़ियों को पूर्वांचल पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत की नवीनतम वलित पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो भारत की नवीनतम वलित पर्वत श्रेणी हिमालय की है। अगला प्रश्न है, एंडीज पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? तो एंडीज पर्वत श्रृंखला दक्षिणी अमेरिका में स्थित है।
अगला प्रश्न है दुनिया में दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दुनिया की सबसे दूसरी ऊंची चोटी गॉडविन ऑस्टिन केटू है और यह भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट है। अगला प्रश्न है माउंट कंचनजंगा पर्वत है, तो माउंट कंचनजंगा पर्वत जो है विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत श्रेणी है। अगला प्रश्न है हिमालय पर्वतमाला का वह हिस्सा जो तिस्ता और दिहांग नदी के बीच स्थित है उसे किस रूप में जाना जाता है? तो हिमालय पर्वतमाला का वह हिस्सा जो तिस्ता और दिहांग नदी के बीच में स्थित है उसे असम हिमालय के नाम से जानते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि हिमालय को प्रादेशिक रूप में 4 भागों में भी विभाजित किया गया है और उनका विभाजन नदियों के सीमा के आधार पर निर्धारण किया गया है। अगला प्रश्न है लघु हिमालय और बाहरी हिमालय के बीच सपाट को क्या कहा जाता है? तो लघु हिमालय और बाहरी हिमालय के बीच के सपाट को दून के नाम से जानते हैं, जैसे देहरादून। अगला प्रश्न है वह श्रृंखला जो एक छोर पर लद्दाख को कश्मीर की घाटी और चिनाब नदी से अलग करती है और हिमाचल प्रदेश क्षेत्र में स्पीति से किन्नौर को अलग करती है, तो वह श्रेणी है जास्कर श्रृंखला। अगला प्रश्न है नीलगिरी पर्वत कैसा पर्वत है? तो नीलगिरी पर्वत एक अवशिष्ट पर्वत है। अगला प्रश्न है हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर कौन सा है? तो हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर माउंट कंचनजंगा है। अगला प्रश्न है भौगोलिक इतिहास की दृष्टि से सबसे कम आयु का पर्वत श्रृंखला कौन सा है? तो भौगोलिक इतिहास की दृष्टि से सबसे कम आयु की पर्वत श्रृंखला है हिमालय की पर्वत श्रृंखला। अगला प्रश्न है हिमालय में त्रिशूल शिखर कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में हिमालय में त्रिशूल शिखर स्थित है। अगला प्रश्न है भारत की सबसे दक्षिणी पहाड़ी श्रृंखला कौन सी है? तो भारत की सबसे दक्षिणी पहाड़ी श्रृंखला है इल्याची या फिर कौडेमम पहाड़ी। अगला प्रश्न है जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है पीर पंजाल श्रृंखला। अगला प्रश्न है भारत में खनिज भंडार के रूप में जाना जाता है किसको? तो भारत में धारवाड़ क्रम को खनिज भंडार के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है यह एक अंशोत्स पर्वत है, इसका पूर्वी ढाल क्रमशः नीचा होता हुआ पठार है एवं इसका उत्तरी खंड लावा या फिर बेसाल्ट से आच्छादित है। ये सभी कथन किससे संबंधित हैं? तो ये सभी कथन पश्चिमी घाट पर्वतमाला से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है लद्दाख पठार किसका भाग है? तो लद्दाख का जो पठार है वह अक्साई चीन का ही भाग है। अगला प्रश्न है कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है वे हैं? तो कुल्लू घाटी धौलाधर एवं पीर पंजाल पर्वत श्रेणियों के बीच में स्थित है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेशी हिमाचल का सर्वोच्च शिखर है कौन सा? तो उत्तर प्रदेशी हिमाचल का सर्वोच्च शिखर है नंदा देवी। अगला प्रश्न है कार्डमम पहाड़ियाँ जिनकी सीमाओं पर स्थित हैं वे हैं? वे राज्य कौन कौन से हैं? तो कार्डमम पहाड़ियाँ केरल और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित हैं। अगला प्रश्न है नंगा पर्वत अवस्थित है कहाँ पे? तो नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। अगला प्रश्न है कुल्लू घाटी पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है किन पर्वत श्रेणियों के बीच में? तो कुल्लू घाटी धौलाधर और पीर पंजाल के बीच में स्थित है। अगला प्रश्न है सबसे नवीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो शिवालिक श्रेणी जो है वह सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है। अगला प्रश्न है धौलाधर तथा पीर पंजाल की महत्वपूर्ण श्रेणियाँ अवस्थित हैं कहाँ पे? तो धौलाधर और पीर पंजाल लघु हिमालय में स्थित हैं। अगला प्रश्न है नर्मदा तथा तापी नदियों के मध्य स्थित है कौन सी पहाड़ी? तो सतपुड़ा पहाड़ी जो है वह नर्मदा और ताप्ती के मध्य स्थित है। अगला प्रश्न है मैकाले रेंज स्थित है कहाँ पे? तो छत्तीसगढ़ में मैकाले रेंज स्थित है। अगला प्रश्न है जास्कर तथा लद्दाख पर्वत श्रेणियों के मध्य अवस्थित है कौन? तो लेह जो है वह जास्कर और लद्दाख पर्वत श्रेणी के मध्य में स्थित है। अगला प्रश्न है धीनोधर पहाड़ियाँ किस भारतीय राज्य में स्थित हैं? तो धीनोधर पहाड़ियाँ गुजरात में स्थित हैं। अगला प्रश्न है किसका उत्तरी भाग सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है? तो पश्चिमी घाट का उत्तरी भाग सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है अन्नामलाई पहाड़ियाँ किसका हिस्सा हैं? तो अन्नामलाई पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट का हिस्सा है। अगला प्रश्न है दिलवाड़ा और जरगा पर्वत चोटियाँ किस राज्य में स्थित हैं? तो दिलवाड़ा और जरगा पर्वत चोटियाँ राजस्थान राज्य में स्थित हैं। अगला प्रश्न है महादेव पहाड़ियाँ मुख्य रूप से किस राज्य में फैली हुई हैं? तो महादेव पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश राज्य में फैली हुई हैं। अगला प्रश्न है हिमालय पर्वत की सुदूर उत्तरी पर्वतमाला को किस नाम से जाना जाता है? तो हिमालय पर्वत की सुदूर उत्तरी पर्वतमाला को महान हिमालय के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है बामुनी पहाड़ियाँ किस राज्य में फैली हुई हैं? तो बामुनी पहाड़ियाँ असम राज्य में फैली हुई हैं। अगला प्रश्न है वह पर्वत शिखर जो भारतीय राज्य नागालैंड और म्यांमार के सगाइंग श्रेणी की पहाड़ी सीमा पर आसपास की चोटियों से ऊपर दिखाई देता है? तो वह है माउंट सारामती। अगला प्रश्न है किस राज्य में शत्रुंजय पहाड़ियाँ स्थित हैं? तो शत्रुंजय पहाड़ियाँ गुजरात राज्य में स्थित हैं। अगला प्रश्न है कार्बी आंगलोंग पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? तो कार्बी आंगलोंग पहाड़ियाँ असम राज्य में स्थित हैं। अगला प्रश्न है हिमालय की सबसे बाहरी परत या फिर हिमालय की सबसे बाहरी श्रेणी कौन सी है? तो वह श्रेणी है शिवालिक पर्वत श्रेणी। अगला प्रश्न है कौन सा हिल स्टेशन मध्य हिमालय में स्थित है? तो दार्जिलिंग जो है वह मध्य हिमालय में स्थित है।
अगला प्रश्न है श्वेत पर्वत व्हाइट माउंटेन के नाम से किसे जाना जाता है? तो धौलागिरी को श्वेत पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है अरावली श्रेणी। अगला प्रश्न है विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है कंचनजंगा, जो कि भारत और नेपाल की सीमा को जोड़ता है। अगला प्रश्न है किस शहर में नीलांचल हिल्स है? तो गुवाहाटी शहर में नीलांचल हिल्स स्थित है। अगला प्रश्न है माउंट जोपुनो किस राज्य में स्थित है? तो माउंट जोपुनो सिक्किम राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है नगरी पर्वत श्रृंखला कहाँ स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में नगरी पर्वत श्रृंखला स्थित है। अगला प्रश्न है लद्दाख किसके बीच स्थित है? तो लद्दाख काराकोरम श्रृंखला और जास्कर पर्वत श्रृंखला के बीच में स्थित है। अगला प्रश्न है हिमालय की ऊंची ऊंची पर्वतमालाओं में घास के विशाल मैदान क्या कहलाते हैं? तो हिमालय की ऊंची ऊंची पर्वतमालाओं में घास के मैदान को बुग्याल कहा जाता है। अगला प्रश्न है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने के लिए पर्वतारोहियों को कहाँ जाने की आवश्यकता होती है? तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने के लिए पर्वतारोहियों को नेपाल जाने की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है अराकानयोमा हिमालय पर्वत की एक श्रेणी है, यह कहाँ स्थित है? तो अराकानयोमा जो है वह म्यांमार में स्थित है। अगला प्रश्न है भारत में लद्दाख के सियाचिन क्षेत्र के पास स्थित है कौन सी श्रेणी? तो केटू पर्वत श्रेणी जो है वह भारत में लद्दाख के सियाचिन क्षेत्र के पास स्थित है। अगला प्रश्न है कुमायूं हिमालय किन दो नदियों के बीच स्थित है? कुमायूं हिमालय सतलुज और काली नदियों के बीच में स्थित है। अगला प्रश्न है हिमालय पर्वत श्रृंखला भारत के कितने राज्यों में है? तो हिमालय पर्वत श्रृंखला भारत के कुल 10 राज्यों में फैली हुई है। अगला प्रश्न है धौलाधर श्रृंखला किस श्रेणी का हिस्सा है? तो धौलाधर श्रृंखला जो है वह लघु हिमालय का हिस्सा है। अगला प्रश्न है पटकाई बूम पहाड़ियाँ भारत के किस राज्य में स्थित हैं? तो पटकाई बूम पहाड़ियाँ भारत के पूर्वी भाग में स्थित हैं। अगला प्रश्न है बोर्रा गुफाएं भारत के पूर्वी तट पर किस पहाड़ी पर स्थित हैं? तो बोर्रा की गुफाएं भारत के पूर्वी तट पर अनंतगिरी पहाड़ी पर स्थित हैं। अगला प्रश्न है हिमालय की कंचनजंगा शिखर की ऊंचाई कितनी है? तो हिमालय के कंचनजंगा शिखर की ऊंचाई है 8,598 मीटर। अगला प्रश्न है पश्चिम बंगाल की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो पश्चिम बंगाल की सबसे ऊंची चोटी का नाम है संदकफू। अगला प्रश्न है झारखंड का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो पारसनाथ जो है वह झारखंड का सबसे ऊंचा शिखर है। अगला प्रश्न है देवमाली कहाँ की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? तो देवमाली ओडिशा राज्य की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। अगला प्रश्न है अरुणाचल प्रदेश राज्य की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अरुणाचल प्रदेश राज्य की सबसे ऊंची चोटी है कंगतो। अगला प्रश्न है दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी केटू कहाँ पर स्थित है? तो दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी केटू पूर्वी काराकोरम श्रृंखला में स्थित है। अगला प्रश्न है पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है महेंद्रगिरी। अगला प्रश्न है अन्नपूर्णा चोटी हिमालय के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो अन्नपूर्णा चोटी हिमालय के नेपाल क्षेत्र से संबंधित है। अगला प्रश्न है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की एक महत्वपूर्ण चोटी माउंट डायवोलो कहाँ पर स्थित है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की एक महत्वपूर्ण पर्वत चोटी माउंट डायवोलो जो है वह मध्य अंडमान में स्थित है। अगला प्रश्न नंदा देवी चोटी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो नंदा देवी चोटी जो है भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है महाराष्ट्र की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो महाराष्ट्र की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है कलसूबाई शिखर। अगला प्रश्न सुमेरन वाला है, चलिए इसको देख लेते हैं। सूची 1 में दर्रे का नाम दिया गया है और सूची 2 में वह दर्रा किस राज्य में स्थित है उसका नाम दिया गया है। देवसा दर्रे की बात करें तो यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नीति दर्रा उत्तराखंड में स्थित है। वहीं चांगला दर्रा लद्दाख में स्थित है और बनिहाल दर्रा जम्मू और कश्मीर में स्थित है। अगला प्रश्न भी सुमेलन वाला है, चलिए इसको भी देख लेते हैं। सूची 1 में पर्वतों का नाम दिया गया है और सूची 2 में उनसे संबंधित राज्य। अगर हम बटेश्वर पहाड़ी की बात करें तो यह भागलपुर बिहार में स्थित है। वहीं बिलारी श्रृंखला जो है वह कर्नाटक में स्थित है। चीन श्रृंखला की बात करें तो यह मणिपुर राज्य में स्थित है और धोसी पहाड़ी जो है महेंद्रगढ़ हरियाणा में स्थित है। सभी इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न भी सुमेलन वाला है। सूची 1 में राज्यों का नाम दिया गया है और सूची 2 में सबसे ऊंची चोटी का नाम दिया गया है। चलिए इसको भी देख लेते हैं। अगर हम बात करें तमिलनाडु राज्य की तो तमिलनाडु राज्य की सबसे ऊंची चोटी है डोड्डा बेट्टा चोटी। वहीं राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर चोटी और नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी है सारामती चोटी। बात करें मध्य प्रदेश की तो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़ चोटी। अगला प्रश्न भी सुमेलन वाला है जिसमें सूची 1 में पर्वतमालाओं का नाम दिया गया है और सूची 2 में वह किस राज्य में स्थित है उनका नाम दिया गया है। बात करें अरावली पर्वतमाला की तो अरावली पर्वतमाला राजस्थान राज्य में स्थित है। वहीं विंध्य पर्वतमाला मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। बात करें पश्चिमी घाट की तो यह केरल और कर्नाटक में स्थित है और हिमालय पर्वतमाला हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में स्थित है। हमारा अगला टॉपिक है पठारी क्षेत्र। चलिए इससे बनने वाले प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है गारो खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ भारत के भौतिक विभाजन के किस भाग का हिस्सा है?
तो गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ भारत के प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। अगला प्रश्न है, वह पठार जिसको भारत का खनिज, भारत का हृदय के रूप में जाना जाता है। तो छोटा नागपुर पठार को भारत का खनिज या फिर भारत के हृदय के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी है शिलांग चोटी। अगला प्रश्न है, बुंदेलखंड और बघेलखंड भारत की किस भौतिक विशेषता का हिस्सा है। तो बुंदेलखंड और बघेलखंड प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। अगला प्रश्न है, हैदराबाद शहर किस पठार में स्थित है। तो हैदराबाद शहर दक्कन के पठार में स्थित है। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। तो तिब्बत का पठार दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है। अगला प्रश्न है, डेक्कन पठार के पूर्वी और पश्चिमी किनारे पर कौन सी पर्वत श्रृंखला है। तो डेक्कन पठार के पूर्वी और पश्चिमी किनारे पर पूर्वी और पश्चिमी घाट स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे स्थिर पठार कौन सा है। तो दक्कन का पठार जो है भारत का सबसे स्थिर पठार है। अगला प्रश्न है, दंडकारण्य अवस्थित है कहाँ पे। तो छत्तीसगढ़ एवं ओडिशा में दंडकारण्य स्थित है। अगला प्रश्न है, मेघालय का पठार किसका भाग है। तो प्रायद्वीपीय खंड का भाग है मेघालय का पठार। अगला प्रश्न है, दक्कन का पठार किस नदी के दक्षिण में स्थित है। तो दक्कन का पठार नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। जैसे ये भारत है तो यहाँ पे नर्मदा नदी बहती है और इसके नीचे वाले भाग को ही हम दक्कन का पठार कहते हैं। अगला प्रश्न है, दक्कन का पठार एक त्रिकोणीय आकार का पठार है और उत्तर में किस पर्वत श्रेणी से घिरा हुआ है। तो उत्तर में दक्कन का पठार सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से घिरा हुआ है। अगला प्रश्न है, दक्कन के पठार के पूर्वी और दक्षिणी भाग में कम वर्षा वाले क्षेत्रों में क्रिस्टलीय आग्नेय चट्टानों पर कौन सी मिट्टी विकसित होती है। तो वहाँ पे लाल मिट्टी विकसित होती है। अगला प्रश्न है, वह पठार कौन सा है जिसमें पश्चिमी और पूर्वी दोनों ओर बहने वाली जल निकास प्रणाली है। तो मालवा के पठार वह ऐसा हिस्सा है जिसमें पश्चिमी और पूर्वी दोनों ओर बहने वाली जल निकास की प्रणाली है। अगला प्रश्न है, दुनिया की छत के रूप में किसे जाना जाता है। तो तिब्बत के पठार को दुनिया के छत के रूप में जाना जाता है। अगला टॉपिक है, मैदानी और रेगिस्तानी क्षेत्र। चलिए इससे बनने वाले प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, हिमालय के दक्षिणी भाग में स्थित है कौन। तो हिमालय के दक्षिण में उत्तरी मैदान स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में एक किसका नाम उत्तरी सरकार है। भारत में एक तटीय मैदान का नाम उत्तरी सरकार है। अगला प्रश्न है, पश्चिमी तट पर स्थित पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच का केंद्रीय भूभाग को क्या कहते हैं। तो पश्चिमी तट पर स्थित पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच के केंद्रीय भूभाग को कन्नड़ मैदान के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, ग्रेट इंडियन डेजर्ट भारत के किस भाग में स्थित है। तो ग्रेट इंडियन डेजर्ट भारत के पश्चिमी हिस्से में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है थार का रेगिस्तान। अगला प्रश्न है, विश्व के सबसे बड़े खारे रेगिस्तानों में से एक कच्छ का रण कहाँ पे स्थित है। तो कच्छ का रण गुजरात राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, सफ़ेद रेगिस्तान किस राज्य में स्थित है। तो सफ़ेद रेगिस्तान गुजरात राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है। तो उत्तर भारत में उप हिमालयी क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को भावर के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, गंगा का मैदान किन नदियों के बीच फैला हुआ है। तो गंगा का मैदान घग्गर और तिस्ता के बीच में फैला हुआ है। अगला टॉपिक है हमारा अपवाह तंत्र और इसके अंतर्गत पहली नदी है सिंधु नदी। तो चलिए इससे बनने वाले प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, व्यास नदी किसकी सहायक नदी है। तो व्यास नदी सिंधु की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है, वह नदी जो भारत की हिमालयी नदियों में से सबसे पश्चिमी नदी है। तो सिंधु नदी जो है हिमालयी नदियों में सबसे पश्चिम में स्थित नदी है। अगला प्रश्न है, 1960 में हस्तांतरित सिंधु जल संधि के विनियम के अनुसार भारत सिंधु नदी प्रणाली द्वारा प्रवाहित कुल जल के केवल कितने भाग का उपयोग कर सकता है। तो सिंधु जल समझौते के अनुसार भारत सिंधु नदी प्रणाली द्वारा प्रवाहित कुल जल के केवल 20% भाग का प्रयोग कर सकता है। अगला प्रश्न है, वह नदी प्रणाली जो एक सदृश प्रपात बनाते हुए जम्मू और कश्मीर में भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करती है। तो वह है सिंधु नदी प्रणाली। अगला प्रश्न है, सिंधु नदी और जास्कर नदी का संगम कहाँ होता है। तो सिंधु नदी और जास्कर नदी का संगम लद्दाख में होता है। अगला प्रश्न है, IWT सिंधु जल संधि के अंतर्गत पश्चिमी नदियों के रूप में शामिल नदियां कौन कौन सी हैं। तो IWT के अंतर्गत पश्चिमी नदियों के रूप में शामिल नदियां हैं सिंधु, चिनाब और झेलम। अगला प्रश्न है, झेलम, चिनाब और रावी उपनदी हैं किसका। तो सिंधु नदी की उपनदी हैं झेलम, चिनाब और रावी। अगला प्रश्न है, पंचनद में सम्मिलित नदियां कौन कौन सी हैं। तो पंचनद में सम्मिलित नदियां हैं रावी, झेलम, सतलुज, व्यास और चिनाब। अगला प्रश्न है, सिंधु नदी का उद्गम है कहाँ से। तो कैलाश श्रृंखला से सिंधु नदी निकलती है। अगला प्रश्न है, दूधगंगा नदी अवस्थित है कहाँ पे। तो दूधगंगा नदी जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला प्रश्न है, किशन गंगा एक सहायक नदी है किसकी। तो किशन गंगा झेलम नदी की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है, सोन नदी का वास्तविक स्रोत क्या है। तो सोन नदी का वास्तविक स्रोत है शहडोल जिले में अमरकंटक की पहाड़ी।
अगला प्रश्न है हिमालय की सभी श्रेणियों को काटने वाली नदी कौन सी है? तो हिमालय की सभी श्रेणियों को काटने वाली नदी है सतलज नदी। अगला प्रश्न है वह नदी जिसका उद्गम भारत में नहीं है? तो सतलज नदी का उद्गम भारत में नहीं है। अगला प्रश्न है व्यास एवं सतलज नदियों के मध्य फैला हुआ है कौन सा दोआब? तो विष्ट दोआब जो है वह ब्यास और सतलज नदियों के मध्य में फैला हुआ है। अगला प्रश्न है सिंधु नदी की कौन सी सहायक नदी समुद्र जल से 4000 मीटर ऊंचाई पर रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है? तो सिंधु नदी की व्यास सहायक नदी ऐसी है जो समुद्र जल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर रोहतांग दर्रे के पास निकलती है। अगला प्रश्न है सिंधु नदी ग्रेट इंडियन डेजर्ट के किस दिशा में स्थित है? तो सिंधु नदी ग्रेट इंडियन डेजर्ट के पश्चिम दिशा में स्थित है। अगली नदी है ब्रह्मपुत्र नदी और चलिए इससे बनने वाले प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है इस नदी की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। यह तिब्बत में शुरू होती है जहां इसे सांगपो कहा जाता है और दिहांग नाम के तहत भारतीय क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। इसकी महत्वपूर्ण सहायक उपनदी सुबनसिरी, कामेंग, धनसिरी, मानस, तिस्ता है। इस नदी का नाम क्या है? तो इस नदी का नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। ये सारी विशेषताएं ब्रह्मपुत्र नदी की हैं और इनकी सहायक नदियाँ काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है भारत की 3 महत्वपूर्ण नदियों का स्रोत हिमालय स्थित मानसरोवर झील के निकट है। यह नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो ये नदियाँ हैं ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु नदी। अगला प्रश्न है बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद इस नदी को निचले मार्ग में जमुना नदी के रूप में जाना जाता है। वह नदी कौन सी है? तो वह है ब्रह्मपुत्र नदी, जिसको कि बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद जमुना नदी के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है वह नदी जो हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा को चिन्हित करती है? तो ब्रह्मपुत्र वह नदी है जो हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा को चिन्हित करती है। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध माजुली द्वीप स्थित है कहाँ पे? तो प्रसिद्ध माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है अपने प्रवाह के दौरान यह नदी तिब्बत से होकर गुजरती है जहाँ इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है और यह भारतीय राज्यों अरुणाचल प्रदेश, असम और बांग्लादेश से भी होकर गुजरती है। तो यह किस नदी की बात की जा रही है? तो यह नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। अगला प्रश्न है वह नदी जिसका उद्गम भारत में नहीं है? तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम भारत में नहीं है। अगला प्रश्न है ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है मानसरोवर झील। अगला प्रश्न है वह नदी जिसका उद्गम स्थल तिब्बत में है? तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल तिब्बत में है और तिब्बत में कहाँ से? मानसरोवर झील से। अगला प्रश्न है सादिया और दुबरी के बीच राष्ट्रीय अंतर्देशीय जलमार्ग स्थित है। यह किस नदी पर स्थित है? तो सादिया से डुबरी के बीच जो राष्ट्रीय अंतर्देशीय जलमार्ग है वह ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है वह नदी जो पहले गंगा की सहायक नदी थी वर्तमान में ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। वह नदी कौन सी है? वह है तिस्ता नदी। अगला प्रश्न है हिमालय की नदियों का एक प्रमुख गुण क्या है? तो हिमालय की नदियों का एक प्रमुख गुण है नदी अपहरण। अगला प्रश्न है वह नदी जिसके स्रोत बिंदु लगभग एक ही हैं? तो ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी के स्रोत बिंदु लगभग एक ही हैं, लगभग यह एक ही जगह से निकलती हैं। अगला प्रश्न है मयूर द्वीप स्थित है कहाँ पे? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर मयूर द्वीप स्थित है। अगला प्रश्न है भारत से होकर बहने वाली सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? तो भारत से होकर बहने वाली सबसे लंबी नदी का नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। अगला प्रश्न है ब्रह्मपुत्र जब भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तब इसे क्या कहा जाता है? तो ब्रह्मपुत्र जब भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तब इसे दिहांग कहा जाता है। अगला प्रश्न है किस राज्य को मोलासिस बेसिन के नाम से भी जाना जाता है जो मृदु असंपीड़ित निक्षेपों से बना हुआ है? तो मिजोरम राज्य को मोलासिस बेसिन के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है हिमालय की पूर्वी सीमा को चिन्हित करती है कौन सी नदी? तो ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय की पूर्वी सीमा को चिन्हित करती है। अगला प्रश्न है लोहित नदी किसकी एक सहायक नदी है? तो लोहित नदी ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी है। अगला प्रश्न है सियांग, तीरप और कामेंग किस राज्य में पाई जाने वाली नदियाँ हैं? तो ये सारी नदियाँ अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है गंगा ब्रह्मपुत्र किन अक्षांशों के बीच स्थित है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में स्थित है। अगला प्रश्न है नामचा बर्मा में यू टर्न लेने पर ब्रह्मपुत्र नदी किस राज्य में प्रवेश करती है? तो नामचा बर्मा में यू टर्न लेने पर ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। अगला प्रश्न है असम के किस शहर में ब्रह्मपुत्र नदी अपने पश्चिम की ओर से कटकर दक्षिण में बांग्लादेश में प्रवेश करती है? तो असम के धुबरी शहर में ब्रह्मपुत्र नदी अपने पश्चिम की ओर से कटकर दक्षिण में बांग्लादेश में प्रवेश करती है। अगला प्रश्न है पश्चिम बंगाल और सिक्किम दोनों राज्यों से होकर कौन सी नदी बहती है? तो पश्चिम बंगाल और सिक्किम दोनों से होकर तिस्ता नदी बहती है। अगला प्रश्न है किस नदी की द्री, मथुन, तलोन, एमे
अही, एमरा और आवा नामक सहायक नदियां हैं। तो ये सभी सहायक नदियां दिबांग नदी की हैं। अगला प्रश्न है, धनसिरी किस नदी की सहायक नदी है? तो धनसिरी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। हमारी अगली नदी है गंगा नदी। चलिए इससे बनने वाले प्रश्नों को देखते हैं। पहला है, वर्ल्ड वाइड फंड के अनुसार भारत की कौन सी नदी दुनिया की 10 लुप्तप्राय नदियों में से एक है? तो वह नदी है गंगा नदी। अगला प्रश्न है, यमुना नदी सहायक नदी है किसकी? तो यमुना नदी गंगा की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है, हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं कौन कौन सी? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र जो है वह हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का त्रिवेणी संगम किनके संगम का स्थान है? तो उत्तर प्रदेश का त्रिवेणी संगम गंगा, यमुना और सरस्वती का स्थान है। अगला प्रश्न है, विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला नदी बेसिन कौन सा है? तो गंगा नदी बेसिन जो है विश्व की सर्वाधिक आबादी वाला नदी बेसिन है। अगला प्रश्न है, वह नदी जो गौमुख हिमनद से निकलती है और देवप्रयाग में गंगा बनने के लिए अलकनंदा नदी में मिलने से पहले लगभग 193 किलोमीटर तक प्रवाहित होती है, वह नदी कौन सी है? वह है भागीरथी नदी। अगला प्रश्न है, गंगा नदी को संकटापन्न नदी कहे जाने का मुख्य कारण क्या है? क्योंकि इसके जल जीवन में कमी हो रही है। अगला प्रश्न है, हिमालय के गौमुख नामक स्थान पर गंगोत्री हिमनद से निकलती है कौन सी नदी? तो हिमालय के गौमुख नामक स्थान पर गंगोत्री हिमनद से गंगा नदी निकलती है। अगला प्रश्न है, गंगोत्री से निकलने वाली वह भारतीय नदी जो मुख्यतः मानवीय गतिविधियों और उद्योगों से प्रदूषित हुई है, तो वह नदी है गंगा नदी। अगला प्रश्न है, देवप्रयाग में किन दो नदियों के संगम से गंगा नदी बनती है? तो देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी नदियों से गंगा नदी का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम भारत में है? तो वह नदी है गंगा, जिसका उद्गम भारत में है और यह भारत की सबसे लंबी नदी भी है। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा की मुख्य शाखा को किस नाम से जाना जाता है? तो बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा की मुख्य शाखा को पद्मा नदी के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, गंगा नदी के कोलीफॉर्म जीवाणु द्वारा प्रदूषित होने का मुख्य कारण क्या है? तो अनुपचारित सीवेज का इसमें डाला जाना जो है गंगा नदी में कोलीफॉर्म जीवाणु द्वारा प्रदूषित होने का मुख्य कारण है। अगला प्रश्न है, फरक्का के बाद गंगा नदी की प्रमुख धारा का नाम किस नाम से जाना जाता है? तो फरक्का के बाद गंगा नदी की प्रमुख धारा का नाम पद्मा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, वह स्थान जहाँ भागीरथी एवं अलकनंदा नदियाँ मिलती हैं? तो देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ आपस में मिलती हैं। अगला प्रश्न है, अध्यारोपित नदी का उदाहरण कौन सा है? तो चंबल नदी जो है वह अध्यारोपित नदी है। अगला प्रश्न है, वेतवा नदी मिलती है किसमें? तो वेतवा नदी यमुना नदी में मिलती है। अगला प्रश्न है, यमुना नदी का दूसरा नाम क्या है? तो यमुना नदी का दूसरा नाम है कालिंदी नदी। अगला प्रश्न है, वह नदी जिसके तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? तो अलकनंदा के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न है, गंगा नदी उदाहरण है किसका? तो पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण है गंगा नदी। अगला प्रश्न है, वह नदी जो अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है? तो कोसी नदी अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है। अगला प्रश्न है, वह नदी जिसके तट पर गोरखपुर स्थित है? तो गोरखपुर जो है वह राप्ती नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है, गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है वह कौन सी नदी है? वह नदी है गोमती नदी, जिसका उद्गम मैदानों में है। अगला प्रश्न है, गंगा की सहायक जिसका प्रवाह उत्तरी दिशा में है? तो गंगा की सहायक जिसका प्रवाह उत्तर दिशा में है वह है सोन नदी। अगला प्रश्न है, भागीरथी नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? तो भागीरथी नदी की प्रमुख सहायक नदी है विलांगना नदी। अगला प्रश्न है, भागीरथी नदी का उद्गम गौमुख हिमनद से होता है, यह देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलकर कौन सी नदी बनाती है? तो भागीरथी नदी देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलकर गंगा नदी बनाती है। अगला प्रश्न है, किस नदी का उद्गम उत्तराखंड के मिलाम हिमनद में होता है? तो गौरी गंगा का उद्गम जो है वह उत्तराखंड में मिलाम हिमनद में होता है। अगला प्रश्न है, 8,60,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में और 11 भारतीय राज्यों में फैला हुआ है, किसका बेसिन? तो गंगा नदी का बेसिन जो है वह 8,60,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में और 11 भारतीय राज्यों में फैला हुआ है। अगला प्रश्न है, देवप्रयाग में भागीरथी से कौन सी नदी मिलती है? तो देवप्रयाग में भागीरथी से अलकनंदा नदी मिलती है। अगला प्रश्न है, गंगा नदी की उत्तरी तट की सहायक नदी काली गंडक और त्रिशूल गंगा नामक दो धाराओं से मिलकर बनी है, कौन सी? तो गंडक नदी। अगला प्रश्न है, अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम कहाँ पे है? तो अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम रुद्रप्रयाग में होता है। अगला प्रश्न है, गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर से होता है और यह किसमें जाकर समाप्त हो जाती है? तो गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर समाप्त हो जाती है। अगला प्रश्न है, किस नदी के बेसिन को भारत के उत्तरी 10 राज्यों द्वारा बांटा गया है? तो गंगा नदी के बेसिन को उत्तरी 10 राज्यों द्वारा बांटा गया है। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी गंगा नदी के उत्तरी तट की सहायक नदी है?
तो गंडक नदी जो है वह गंगा नदी के उत्तरी तट की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है घाघरा और सोन नदी किसकी सहायक नदी है? तो घाघरा और सोन नदी गंगा की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है अलकनंदा नदी निकलती है कहाँ से? सतोपथ ग्लेशियर से अलकनंदा नदी निकलती है। अगला प्रश्न है भागीरथी नदी निकलती है कहाँ से? तो खरक ग्लेशियर से भागीरथी नदी निकलती है। अगला प्रश्न है गंगा और सोन जैसी नदियाँ प्राचीन भारत में किस महाजनपद से होकर बहती थीं? तो गंगा और सोन जैसी नदियाँ प्राचीन भारत में मगध राज्य से होकर बहती थीं। अगली नदी है गोदावरी और कावेरी नदी। चलिए इससे बनने वाले प्रश्नों को देखते हैं। काबिनी, हेमवती, अमरावती किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? तो काबिनी, हेमवती और अमरावती कावेरी नदी की सहायक नदियाँ हैं। अगला प्रश्न है महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिमी घाट की ढलानों से निकलती है कौन सी नदी? तो वह है गोदावरी नदी, जो कि महाराष्ट्र के नासिक जिले के पश्चिमी घाट की ढलानों से निकलती है। अगला प्रश्न है लोक पावनी और भवानी किस अगला प्रश्न था कि लोक पावनी और भवानी नदी किस नदी की सहायक नदियाँ थीं? तो ये दोनों कावेरी नदी की सहायक नदियाँ हैं। अगला प्रश्न है मध्य भारत की वह नदी जिसकी कुल लंबाई लगभग 724 किलोमीटर है, जो बैतूल मध्य प्रदेश से निकलती है और अरब सागर में मिलती है, वह नदी कौन सी है? वह नदी है ताप्ती या फिर तापी नदी। अगला प्रश्न है गोदावरी नदी अरब सागर से लगभग 80 किलोमीटर दूर 1067 मीटर की ऊंचाई पर स्थित किससे निकलती है? तो गोदावरी नदी त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। अगला प्रश्न है कावेरी नदी किस में गिरती है? तो कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगला प्रश्न है कल्पोंग नदी किस में बहती है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कल्पोंग नदी बहती है। अगला प्रश्न है भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी। अगला प्रश्न है वह नदी जिसको दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है? तो गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है गोदावरी नदी के किनारे स्थित शहर कौन से हैं? तो गोदावरी नदी के किनारे स्थित शहरों के नाम हैं नासिक, नांदेड़ और निज़ामाबाद। अगला प्रश्न है जिन राज्यों से होकर गोदावरी नदी बहती है वे राज्य कौन कौन से हैं? तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, ओडिशा और आंध्र प्रदेश से गोदावरी नदी बहती है। अगला प्रश्न है भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? तो गोदावरी नदी भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी है। अगला प्रश्न है भारत की गोदावरी नदी किस में गिरती है? तो भारत की गोदावरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगला प्रश्न है गोदावरी नदी की उस शाखा का क्या नाम है जो पुडुचेरी के केंद्र शासित प्रदेश के यानम अंतः क्षेत्र से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में मिलती है? तो वह नदी है गौतमी नदी। अगला प्रश्न है प्राचीन काल में किसको तमिल में पूनी के नाम से भी जाना जाता था, जो कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों से होकर दक्षिण पूर्व दिशा में बहने वाली चौथी सबसे बड़ी नदी है? तो कावेरी नदी को प्राचीन काल में तमिल में पनी के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है गोदावरी बेसिन का सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र किस राज्य में है? तो गोदावरी बेसिन का सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है किस नदी के बेसिन का लगभग 50% भाग महाराष्ट्र में स्थित है? तो गोदावरी नदी बेसिन का 50% भाग महाराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न है कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच जल बंटवारे के पुराने मुद्दे को हल करने के उद्देश्य से 1990 ईस्वी के जल विवाद न्यायाधिकरण से जुड़ी नदी कौन सी है? तो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच जल बंटवारे से पुराने मुद्दे को हल करने के उद्देश्य से 1990 के जल विवाद न्यायाधिकरण से जुड़ी नदी है कावेरी नदी। अगला प्रश्न है पूर्णा, मंजीरा और प्राणहिता किसकी सहायक नदियां हैं? तो पूर्णा, मंजीरा, प्राणहिता गोदावरी की सहायक नदियां हैं। अगला प्रश्न है प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र 12मासी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र 12मासी नदी है कावेरी नदी। 12मासी नदी का मतलब क्या होता है? जो साल भर प्रवाहित होती हैं। अगला प्रश्न है कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो कावेरी नदी का उद्गम ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होता है। अगला प्रश्न सही सुमेलन वाला है, चलिए इसको देख लेते हैं। एक कॉलम में नदियों का नाम दिया गया है और दूसरे में उनके उद्गम स्थल का। यमुना नदी का उद्गम स्थल यमुनोत्री से है, जो कि बंदरपूछ में है। कृष्णा नदी का जो उद्गम स्थान है वह महाबलेश्वर में है, जो कि महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। गोदावरी नदी का उद्गम त्र्यंबकेश्वर से होता है, जो कि नासिक महाराष्ट्र में स्थित है। और महानदी का उद्गम जो है वह सिहावा पहाड़ी से होता है। अगली नदी कृष्णा और महानदी है, चलिए इनसे बनने वाले प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न है कि किस नदी पर निर्मित हीराकुंड बांध ओडिशा और छत्तीसगढ़ के बीच जल वितरण को लेकर विवाद के कारणों से चर्चा में था? तो हीराकुंड बांध महानदी पे बना हुआ है। अगला प्रश्न है वह नदी जिसके बेसिन का कुल पुनः पूर्ति प्रयोग सर्वाधिक है? तो वह नदी है कृष्णा, जिसके बेसिन का कुल पुनः पूर्ति प्रयोग सर्वाधिक है। अगला प्रश्न है वह नदी जिसका उद्गम स्थल महाराष्ट्र में महाबलेश्वर के पास स्थित है? तो कृष्णा नदी का उद्गम जो है महाराष्ट्र के महाबलेश्वर के पास स्थित है। अगला प्रश्न है महानदी तंत्र भारतीय प्रायद्वीप में तीसरी सबसे बड़ी और कहाँ की सबसे बड़ी नदी है? तो ओडिशा राज्य की
जो सबसे बड़ी नदी है वह महानदी है और महानदी भारतीय प्रायद्वीप में तीसरी सबसे बड़ी नदी भी है। अगला प्रश्न है, वह नदी प्रणाली जो मध्य प्रदेश की बस्तर पहाड़ियों से निकलती है। तो महानदी प्रणाली जो है वह मध्य प्रदेश के बस्तर पहाड़ी से निकलती है। अगला प्रश्न है, वह नदी जो कटक से होकर बहती है। तो महानदी कटक से होकर बहती है। अगला प्रश्न है, कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं कौन कौन सी। तो भीमा, तुंगभद्रा, मूसी, घाटप्रभा और मालप्रभा, ये सभी कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। अगला टॉपिक है अन्य नदियां, और चलिए इससे बनने वाले प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, किस नदी पर पंचेत हिल बांध का निर्माण किया गया है। तो दामोदर नदी पर पंचेत हिल बांध का निर्माण किया गया है। अगला प्रश्न है, काली और तिस्ता नदी के बीच के हिमालय के भाग को क्या नाम दिया गया है। तो काली और तिस्ता के बीच के हिमालय के भाग को नेपाल हिमालय के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती हैं किस जगह पे। तो देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रायद्वीप में पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरे सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो भारतीय प्रायद्वीप में पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरे सबसे बड़ी नदी है तापी नदी। अगला प्रश्न है, वह नदी जो उत्तर पिनाकिनी के नाम से भी जानी जाती है। तो पेन्नार नदी उत्तर पिनाकिनी के नाम से भी जानी जाती है। अगला प्रश्न है, नर्मदा के अतिरिक्त कौन सी दूसरी नदी अमरकंटक से निकलती है। तो नर्मदा और सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती हैं। अगला प्रश्न है, वह नदी जिसका उद्गम भारत में नहीं है। तो सतलज नदी का उद्गम भारत में नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत का रूर किस नदी बेसिन को कहा जाता है। तो दामोदर घाटी के क्षेत्र को भारत के रूर के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, वह नदी जिसका समागम अरब सागर में है। तो नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की नदियाँ प्रमुख रूप से किस प्रकार की अपवाह तंत्र रखती हैं। तो दक्षिण भारत की नदियाँ प्रमुख रूप से वृक्षनुमा अपवाह तंत्र रखती हैं। अगला प्रश्न है, वह प्रमुख नदी तंत्र समूह जिसके द्वारा भारत के उत्तरी मैदानों का निर्माण हुआ है। तो भारत के उत्तरी मैदानों का निर्माण सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्रों के समूह से निर्मित हुआ है। अगला प्रश्न है, वह नदी जो पूर्व की ओर बहती है। तो दामोदर नदी पूर्व की ओर बहती है। अगला प्रश्न है, वह नदी जो सिक्किम से निकलती है और पश्चिम बंगाल से बहते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है। तो वह नदी है तिस्ता नदी। अगला प्रश्न है, बारी दोआब किन नदियों के बीच स्थित है। तो बारी दोआब ब्यास और रावी के बीच में स्थित है। अगला प्रश्न है, पूर्णा और गिरना नदियाँ किस नदी प्रणाली की सहायक नदियाँ हैं। तो पूर्णा और गिरना नदियाँ ताप्ती नदी की सहायक नदियाँ हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी मालवा के पठार से होकर बहती है। तो बेतवा नदी मालवा के पठार से होकर बहती है। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की पेन्ना नदी किस पहाड़ी से निकलती है। तो दक्षिण भारत की पेन्ना नदी नंदी पहाड़ी से निकलती है। अगला प्रश्न है, बनास किस नदी की सहायक नदी है। तो बनास चंबल की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है, सोन नदी किस नदी की सहायक नदी है। तो सोन नदी गंगा नदी की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है, बिहार का शोक के रूप में जानी जाने वाली कौन सी नदी अपने निरंतर बदलते मार्ग के कारण व्यापक विनाश का कारण बनती है। तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, नुब्रा और श्योक किसकी सहायक नदियां हैं। तो नुब्रा और श्योक नदियां सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। अगला प्रश्न है, तापी नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो ताप्ती नदी का उद्गम सतपुड़ा पर्वतमाला से होता है। अगला प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी कौन सी है। तो लोहित जो है वह ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है, सूरत से होकर बहने वाली नदी कौन सी है। तो ताप्ती नदी सूरत से होकर बहती है। अगला प्रश्न है, वह नदी जो एक ज्वार नदी मुख का निर्माण करती है। तो नर्मदा नदी एक ज्वार नदी मुख या फिर एस्चुअरी का निर्माण करती है। अगला प्रश्न है, वह नदी जो दादर और नागर हवेली में बहती है। तो दमन गंगा जो है वह दादर और नगर हवेली में बहती है। अगला प्रश्न है, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज और यमुना नदियाँ किस राज्य से होकर बहती हैं। तो चिनाब, रावी, सतलुज, ब्यास और यमुना नदियाँ हिमाचल प्रदेश राज्य से होकर बहती हैं। अगला प्रश्न है, अध्यारोपित अपवाह प्रणाली का एक अच्छा उदाहरण कौन सी नदी है। तो अध्यारोपित अपवाह प्रणाली का एक अच्छा उदाहरण स्वर्णरेखा नदी है। अगला प्रश्न है, अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलती है कौन सी नदी। तो अरावली पर्वत श्रृंखला से लूनी नदी निकलती है। अगला प्रश्न है, भारत और नेपाल दोनों देशों से होकर बहने वाली नदी मेची किसकी सहायक नदी है। तो भारत और नेपाल दोनों देशों से होकर बहने वाली मेची नदी महानंदा नदी की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है, वह नदी जो अरब सागर में गिरती है। तो साबरमती नदी जो है अरब सागर में गिरती है। इस प्रश्न को बनाने का क्या मतलब है, 4 नदियों के नाम दे दिए जाएंगे और पूछ दिया जाएगा कि कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है, कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ऐसे प्रश्न बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, वह नदी जो पश्चिम दिशा की ओर बहती है और अरब सागर में मिलती है। तो नर्मदा और ताप्ती नदियाँ जो हैं वह पश्चिम दिशा की ओर बहती हैं और अरब सागर में गिरती हैं। अगला प्रश्न है, नदी जो धुआंधार जलप्रपात से संबंधित है।
तो नर्मदा नदी धुआंधार जलप्रपात से संबंधित है। अगला प्रश्न है पिंडर नदी कर्णप्रयाग स्थान पर किस नदी से मिलती है? तो पिंडर नदी जो है वह कर्णप्रयाग स्थान पर अलकनंदा से मिलती है। अगला प्रश्न है ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो ताप्ती नदी का उद्गम स्थल है सतपुड़ा। अगला प्रश्न है सोन नदी का उद्गम स्थल है कौन सा? तो सोन नदी का उद्गम स्थल है अमरकंटक पहाड़ी। अगला प्रश्न है गंडक किसकी सहायक नदी है? तो गंडक गंगा की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है यमुना और गोमती नदी किसकी सहायक नदियां हैं? तो यमुना और गोमती नदियां गंगा नदी की सहायक नदियां हैं। अगला प्रश्न है यमुना नदी कहाँ पर गंगा से मिलती है? तो यमुना नदी इलाहाबाद में गंगा नदी से मिलती है। अगला प्रश्न है कौन सी नदी कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है? तो रामगंगा नदी जो है वह कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये सभी नदियां सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। अगला प्रश्न है आंध्र प्रदेश के दक्षिणी भाग में स्थित कोल्लेरू झील दो नदियों के डेल्टा पर स्थित है, वे नदियाँ कौन सी हैं? तो कोल्लेरू झील जो है वह गोदावरी और कृष्णा नदी के डेल्टा पर स्थित है। अगला प्रश्न है दो नदियों का एक समुच्चय जो अपने अपने समुद्र में गिरने से पूर्व विश्व के सबसे बड़े मुहाने का निर्माण करता है, उन दो नदियों का समूह कौन कौन सा है? तो वो नदियां हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां। अगला प्रश्न है पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां कौन कौन सी हैं? तो नर्मदा और ताप्ती नदियां पश्चिम की ओर बहती हैं। अगला प्रश्न है वह नदी जो सप्त सिंधु क्षेत्र में फैल जाती है और बाद में सूख जाती है, तो वह नदी है सरस्वती नदी जो सप्त सिंधु क्षेत्र में फैल जाती है और बाद में सूख जाती है। अगला प्रश्न है क्षिप्रा नदी किस राज्य में स्थित है? तो क्षिप्रा नदी मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है उत्तर की ओर बहने वाली नदियां कौन कौन सी हैं? तो चंबल, बेतवा और सोन नदी उत्तर की ओर प्रवाहित होती हैं। अगला प्रश्न है तुंगभद्रा नदी किसकी एक सहायक नदी है? तो तुंगभद्रा नदी कृष्णा की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है महाराष्ट्र में स्थित है कौन सी नदी? तो सावित्री नदी जो है वह महाराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न है वह नदियां जो भारत के दक्षिणी भाग में बहती हैं, तो कावेरी और गोदावरी नदी भारत के दक्षिणी भाग में बहती हैं। अगला प्रश्न है इलाहाबाद के त्रिवेणी संगम की तीन नदियों में से भूमिगत नदी कौन सी है? तो इलाहाबाद के त्रिवेणी संगम में से तीन नदियों में भूमिगत नदी सरस्वती नदी है। अगला प्रश्न है बंगाल का शोक के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो दामोदर नदी को बंगाल के शोक के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक की पहाड़ियाँ हैं। अगला प्रश्न है सुंदरवन का डेल्टा किन नदियों द्वारा निर्मित है? तो सुंदरवन का डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनाया गया है। अगला प्रश्न है भारत के राजस्थान राज्य से कौन सी नदी निकलती है? तो भारत के राजस्थान राज्य से साबरमती नदी निकलती है। अगला प्रश्न है भारत को रावी, व्यास और सतलज नदियों के जल का उपयोग करने की अनुमति कौन सी संधि देती है? तो सिंधु जल समझौता जो है भारत को रावी, व्यास, सतलज नदी के जल के उपयोग की अनुमति देता है। अगला प्रश्न है वह नदी जो डेल्टा नहीं बनाती? तो नर्मदा नदी डेल्टा नहीं बनाती, यह एस्चुरी बनाती है। अगला प्रश्न है वह नदी जो भारत में ब्रह्म घाट पर कर्नाली नदी से जुड़ती है और घाघरा नदी बन जाती है, तो वह नदी है शारदा नदी। अगला प्रश्न है विंध्य और सतपुड़ा पहाड़ियों से होकर कौन सी नदी बहती है? तो विंध्य और सतपुड़ा पहाड़ियों से होकर नर्मदा नदी बहती है। अगला प्रश्न है तिस्ता नदी का जल विवाद किन दो देशों के साथ है? तो तिस्ता नदी का जल विवाद बांग्लादेश और भारत के बीच है। अगला प्रश्न है वह नदी जो भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती है? तो ताप्ती नदी भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती है। अगला प्रश्न है बंगाल की खाड़ी में गिरती है कौन कौन सी नदियाँ? तो कावेरी, कृष्णा और गोदावरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। अगला प्रश्न है वह नदी जो मुल्ताई के पवित्र तालाब से निकलती है? तो वह नदी है ताप्ती जो कि मुल्ताई के पवित्र तालाब से निकलती है। अगला प्रश्न है कोसी नदी का स्रोत कहाँ है? तो कोसी नदी का स्रोत है माउंट एवरेस्ट के दक्षिण में। अगला प्रश्न है वह भारती नदी का युग्म जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो वह नदियां हैं नर्मदा एवं ताप्ती जो भ्रंश घाटियों से होकर बहती हैं। अगला प्रश्न है मन्नार की खाड़ी में गिरने वाली नदी कौन सी है? तो मन्नार की खाड़ी में वैगाई नदी गिरती है। अगला प्रश्न है पश्चिमी वाहिनी नदी जो दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? तो वह नदी है नर्मदा जो कि दो पर्वत श्रेणियों के बीच में बहती है। इसके साथ साथ अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो जितना हो सके दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। अगला प्रश्न है वह भारतीय नदी जो एस्चुअरी बनाती है? तो ताप्ती नदी जो है वह एस्चुअरी का निर्माण करती है। अगला प्रश्न है नर्मदा प्रवाहित होती है कहाँ पे? तो सतपुड़ा श्रेणी और विंध्य श्रेणी के मध्य में नर्मदा नदी प्रवाहित होती है। अगला प्रश्न है दामोदर किसकी सहायक नदी है? तो हुगली की सहायक नदी है दामोदर नदी। अगला प्रश्न है भारत की वह नदी जिसे जैविक मरुस्थल कहते हैं? तो दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है किन दो राज्यों में पहली बार दो नदियों को जोड़ने की परियोजना के संबंध में समझौते के स्मृति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए? राज्यों और नदियों के नाम हैं,
तो वे राज्य हैं उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश, और वे दो नदियाँ हैं जिनके बीच समझौता हुआ केन एवं बेतवा हैं। अगला प्रश्न है संकोच नदी सीमा बनाती है कहाँ कहाँ, तो असम एवं अरुणाचल प्रदेश के बीच में सीमा जो है वह संकोच नदी के द्वारा बनाया जाता है। अगला प्रश्न है वह नदी जो ओडिशा में अपना डेल्टा बनाती है, तो महानदी ओडिशा में अपना डेल्टा बनाती है। अगला प्रश्न है दक्कन के पठार में नदियों का प्रवाह होता है किस दिशा में, तो दक्कन के पठार में नदियों का प्रवाह पश्चिम से पूर्व दिशा में होता है। अगला प्रश्न है सतलज नदी के उद्गम से संबंधित है कौन, तो सतलज नदी का उद्गम राक्षस ताल से होता है। अगला प्रश्न है 720 किलोमीटर लंबी है और यह हिमालय से निकलकर हिमाचल प्रदेश के चंबा से होकर बहती है, कौन सी नदी है, तो वह नदी है रावी नदी। अगला प्रश्न है कश्मीर के दक्षिण पूर्वी भाग में वेरीनाग में एक झरने से निकलती है, कौन सी नदी, तो झेलम नदी दक्षिण पूर्वी भाग में वेरीनाग में निकलती है। अगला प्रश्न है स्पीति नदी किस नदी की सहायक नदी है, तो स्पीति नदी सतलुज की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है किशन गंगा नदी किस नदी की प्रमुख सहायक नदियों में से एक है, तो किशन गंगा नदी झेलम नदी की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है चीनाब नदी। अगला प्रश्न है पोहरू नदी किसकी एक सहायक नदी है, तो पोहरू नदी जो है वह झेलम नदी की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है कौन सी नदी जास्कर और लद्दाख पर्वतमालाओं के बीच में बहती है, तो सिंधु नदी जो है वह जास्कर और लद्दाख पर्वतमालाओं के बीच में बहती है। अगला प्रश्न है किस नदी का मुहाना कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, तो सिंधु नदी का मुहाना जो है वह कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। आप लोग देख सकते हैं किस तरह से प्रश्न एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, है आसान लेकिन उसको पूछने का तरीका अब बदल दिया गया है। अगला प्रश्न है सिंधु नदी किस में गिरती है, तो सिंधु नदी अरब सागर में गिरती है। अगला प्रश्न है सरयू नदी किसकी सहायक नदी है, तो सरयू नदी घाघरा की सहायक नदी है। ये फिर से टाइप हो गया है और यहाँ पे घाघरा होगा। अगला प्रश्न है सरयू नदी स्थित है कहाँ पे, तो सरयू नदी उत्तराखंड में स्थित है। अगला प्रश्न है चंबल नदी एक सहायक नदी है किसकी, तो चंबल नदी यमुना नदी की एक सहायक नदी है। अगला प्रश्न है किस नदी की मयूराक्षी, दामोदर, कंगसावती और रूपनारायण नामक सहायक नदियां हैं, तो ये सभी नदियां हुगली नदी की सहायक नदियां हैं। अगला प्रश्न है पटना के पास सोनपुर में गंगा किस नदी में मिलती है, तो पटना के पास सोनपुर में गंगा गंडक नदी से मिल जाती है। अगला प्रश्न है बर्फ पोषित नदी है कौन, तो यमुना नदी जो है वह बर्फ पोषित नदी है। अगला प्रश्न है नेपाल हिमालय में मिलान ग्लेशियर से निकलती है जहां इसे गोरी गंगा के नाम से जाना जाता है, वह नदी कौन सी है, तो वह नदी है सरयू नदी जो कि मिलान ग्लेशियर से निकलती है और उसे वहाँ पे गोरी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है चंबल नदी किसकी सहायक नदी है, तो चंबल नदी यमुना की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है दक्षिण भारत की ऐसी प्रमुख नदियाँ जो अरब सागर में गिरती हैं, तो वे नदियाँ हैं नर्मदा और ताप्ती नदी जो कि अरब सागर में गिरती हैं। अगला प्रश्न है अनेर, पंजारा और बाघूर किस नदी की सहायक नदियाँ हैं, तो अनेर, पंजारा और बाघूर तापी नदी की सहायक नदियां हैं। अगला प्रश्न है लगभग 724 किलोमीटर के विस्तार के साथ कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक है, तो वह नदी है तापी नदी। अगला प्रश्न है किस नदी का बेसिन 65,145 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है जिसमें से लगभग 80% महाराष्ट्र में स्थित है, तो वह नदी है ताप्ती नदी। अगला प्रश्न है वे नदियाँ एक दूसरे के लगभग समानांतर बहती हैं लेकिन विपरीत दिशाओं में खुद को खाली करती हैं, वे नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो वे नदियाँ हैं नर्मदा और तापी नदी। अगला प्रश्न है कौन सी नदी पांचवी सबसे बड़ी नदी होने के साथ पश्चिम में बहने वाली सबसे बड़ी नदी भी है, तो वह नदी है नर्मदा नदी जो पांचवी सबसे बड़ी नदी है और पश्चिम में बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। अगला प्रश्न है कौन सा भारतीय राज्य ब्राह्मणी, खरकाई और स्वर्णरेखा नदियों का स्रोत है, तो वह राज्य है झारखंड जो कि ब्राह्मणी, खरकाई और स्वर्णरेखा नदियों का स्रोत है। अगला प्रश्न है किस नदी का उद्गम स्थल राजस्थान राज्य में है, तो बनास नदी का उद्गम स्थल राजस्थान राज्य में है। अगला प्रश्न है रूसी कुल्या नदी किस राज्य से होकर प्रवाहित होती है, तो रूसी कुल्या नदी ओडिशा राज्य से होकर प्रवाहित होती है। अगला प्रश्न है मीठी नदी गुजरती है कहाँ से, तो मुंबई शहर से होकर मीठी नदी गुजरती है। अगला प्रश्न है पेन्नार नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है, तो पेन्नार नदी का उद्गम स्थल कर्नाटक राज्य में है। अगला प्रश्न है माही नदी किस में जाकर गिरती है, तो माही नदी अरब सागर में गिरती है। अगला प्रश्न है दक्षिण भारत के प्रसिद्ध तीर्थ स्थान तिरुट्टनी से होकर बहती है कौन सी नदी, तो दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान तिरुट्टनी से होकर नंदी नदी बहती है।
अगला प्रश्न है जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात का निर्माण कौन करती है? तो जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात का निर्माण नर्मदा नदी के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? तो साबरमती नदी जो है वो पश्चिम की ओर बहती है। अगला प्रश्न है प्रायद्वीपीय भारत में पश्चिम में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत में पश्चिम में बहने वाली सबसे लंबी नदी है नर्मदा नदी। अगला प्रश्न है किस शहर से होकर नेत्रावती नदी बहती है? तो मंगलुरु शहर में होकर नेत्रावती नदी बहती है। अगला प्रश्न है पूर्व दिशा में बहने वाली नदी कौन सी है? तो ब्राह्मणी नदी पूर्व दिशा में बहती है। इसमें 4 ऑप्शन दिए रहेंगे और पूछ दिया जाएगा कि कौन सी नदी पूर्व में बहती है, कौन सी नदी पश्चिम में बहती है। अगला प्रश्न है हिमालय की अधिकांश नदियाँ किस प्रकार की हैं? तो हिमालय से निकलने वाली अधिकांश नदियाँ 12मासी हैं। अगला प्रश्न है भारतीय रेगिस्तान की एकमात्र बड़ी नदी कौन सी है? तो भारतीय रेगिस्तान, जिसको कि थार का रेगिस्तान भी कहा जाता है, उसकी एकमात्र बड़ी नदी है लूनी नदी। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश के मालवा पठार में महू के पास से कौन सी नदी निकलती है? तो मध्य प्रदेश में मालवा के पठार में महू के पास से चंबल नदी निकलती है। अगला प्रश्न है एकमात्र नदी जो राजस्थान के पश्चिमी भाग में बहती है वह नदी है लूनी नदी, जो कि एकमात्र नदी है जो राजस्थान के पश्चिमी भाग में बहती है। अगला प्रश्न है किस भारतीय राज्य में आपको मुहुरी नदी मिलेगी? तो मुहुरी नदी त्रिपुरा राज्य में मिलेगी। अगला प्रश्न है तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है? तो तुंगभद्रा कृष्णा नदी की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश के कुल्लू पहाड़ियों के बीच रोहतांग दर्रे के पश्चिम में निकलती है और राज्य की चंबा घाटी से होकर बहती है? वह नदी है रावी नदी। अगला प्रश्न है कौन सी नदी एकमात्र प्राकृतिक जल स्रोत है जो रेगिस्तान में एक झील के अंदर बहती है? तो लूनी नदी जो है वह एकमात्र प्राकृतिक जल स्रोत है जो रेगिस्तान में एक झील के अंदर बहती है। अगला प्रश्न है तिराप और नोआ नदियाँ किस भारतीय राज्य में बहती हैं? तो तिराप और नोआ नदियाँ अरुणाचल प्रदेश में बहती हैं। अगला प्रश्न है बराकर नदी किसकी सहायक नदी है? तो बराकर नदी दामोदर नदी की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है केन नदी मध्य भारत के बुंदेलखंड क्षेत्र की प्रमुख नदियों में से एक है और 2 राज्यों मध्य प्रदेश और किससे होकर बहती है? तो केन नदी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्य से होकर बहती है। अगला प्रश्न है दामोदर, ब्राह्मणी और खरकई नदियों का उद्गम स्थल भारत के किस राज्य में है? तो दामोदर, ब्राह्मणी और खरकई नदियों का उद्गम झारखंड राज्य में है। अगला प्रश्न है बनास नदी की दक्षिणी सहायक नदी बेडच राजस्थान के किस जिले की पहाड़ियों से शुरू होती है? तो बनास नदी की सहायक नदी बेडच जो है राजस्थान के उदयपुर जिले की पहाड़ियों से शुरू होती है। अगला प्रश्न है सुरमा नदी जिसे बराक नदी के नाम से भी जाना जाता है वह कहाँ से निकलती है? तो सुरमा नदी मणिपुर की पहाड़ियों से निकलती है और इसको बराक नदी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न सुमेलन वाला है जिसमें कि एक कॉलम में सहायक नदियों का नाम दिया गया है और दूसरे कॉलम में उस नदी का नाम दिया गया है जिसकी ये सहायक नदियाँ हैं। बात करें मालप्रभा की तो मालप्रभा कृष्णा नदी की सहायक नदी है। हेमावती की बात करें तो हेमावती कावेरी की सहायक नदी है। वहीं मंजरा नदी गोदावरी की सहायक नदी है और प्राणहिता नदी भी गोदावरी की ही सहायक नदी है। अगला प्रश्न भी सुमेलन वाला है जिसमें सूची 1 में नदियों का नाम दिया गया है और सूची 2 में उनकी सहायक नदियों का। बात करें गंगा नदी की तो गंगा नदी की सहायक नदी सोन नदी है। गोदावरी की सहायक नदी मंजरा है। कृष्णा की सहायक नदी भीमा है। वहीं यमुना नदी की सहायक नदी केन है। अगला प्रश्न भी सुमेलन वाला है जिसमें सूची 1 में नदी घाटी परियोजनाओं का नाम दिया गया है और सूची 2 में वह किस नदी पर अवस्थित है उनका नाम दिया गया है। बात करें रिहंद परियोजना की तो रिहंद परियोजना रिहंद नदी पर स्थित है। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर स्थित है। वहीं माता टेला परियोजना बेतवा नदी पर स्थित है और पोचम पाद परियोजना गोदावरी नदी पर स्थित है। ये सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न भी सुमेलन वाला है जिसमें सूची 1 में मुख्य नदी का नाम दिया गया है और सूची 2 में उसकी सहायक नदी का। बात करें गोदावरी नदी की तो गोदावरी नदी की सहायक नदी है बैनगंगा। नर्मदा की सहायक नदी है तवा और कृष्णा की सहायक नदी है दूधगंगा। मैं बता दूं कि इसमें केवल महत्वपूर्ण तथ्यों को ही शामिल किया गया है। वैसे एक एक नदी की कई सारी सहायक नदियां हैं जिसको कि हम कंप्लीट जियोग्राफी लेक्चर में पढ़ेंगे। अगला टॉपिक है नदियों के किनारे स्थित नगर। चलिए इससे बनने वाले प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है दिल्ली किस नदी के तट पर स्थित है? तो दिल्ली यमुना नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है अलकनंदा और भागीरथी के संगम स्थल पर स्थित है कौन? तो देवप्रयाग भागीरथी और अलकनंदा के संगम स्थल पर स्थित है। अगला प्रश्न है जम्मू स्थित है किस नदी के किनारे? तो तवी नदी के तट पर जम्मू स्थित है। अगला प्रश्न है मूसी नदी के किनारे स्थित है कौन सा शहर? तो हैदराबाद जो है वह मूसी नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है मदुरै शहर स्थित है कहाँ पे? तो बैगई नदी के तट पर मदुरै शहर स्थित है। अगला प्रश्न है साबरमती नदी के तट पर बसा हुआ है कौन सा शहर? तो अहमदाबाद जो है वह
वह साबरमती नदी के तट पर बसा हुआ है। अगला प्रश्न है गोदावरी नदी के तट पर स्थित शहर कौन सा है? वह शहर है नासिक। अगला प्रश्न है भारत का वह शहर जो हुगली नदी पर बसा है? तो कोलकाता जो है वह हुगली नदी के तट पर बसा है। अगला प्रश्न है यमुना नदी के किनारे स्थित है कौन? तो आगरा यमुना नदी के किनारे पर स्थित है। अगला प्रश्न है कानपुर स्थित है किस नदी के किनारे? तो गंगा नदी के किनारे कानपुर स्थित है। अगला प्रश्न है गोमती नदी के तट पर स्थित शहर कौन सा है? तो वह है लखनऊ जो कि गोमती नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है जबलपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो जबलपुर नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है थोड़ा सा इसमें टाइपिंग मिस्टेक है, विजयवाड़ा किस नदी के तट पर स्थित है? तो विजयवाड़ा कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है यमुना और बेतवा नदियों का संगम होता है कहाँ पे? तो यमुना और बेतवा नदियों का संगम हमीरपुर में होता है। अगला प्रश्न है काराकोरम की दक्षिणी सीमा बनी हुई है किस नदी से? तो काराकोरम की दक्षिणी सीमा भारत के गिलगित नदी से बनी हुई है। अगला प्रश्न है विष्णु प्रयाग नदियों के संगम पर स्थित है कौन? तो धौली गंगा और अलकनंदा के तट पर विष्णु प्रयाग स्थित है। अगला प्रश्न है धौली स्थित है कहाँ पे? तो धौली भुवनेश्वर में स्थित है। अगला प्रश्न है लेह अवस्थित है कहाँ पे? तो सिंधु नदी के बाएं तट पर लेह अवस्थित है। अगला प्रश्न है नासिक अवस्थित है कहाँ? तो गोदावरी नदी के किनारे पे नासिक अवस्थित है। अगला प्रश्न है औरंगाबाद शहर का पुराना नाम क्या था? तो औरंगाबाद शहर का पुराना नाम था खिरकी। अगला प्रश्न है कोल्हापुर शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो कोल्हापुर शहर पंचगंगा नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है उज्जैन किस नदी के तट पर स्थित है? तो उज्जैन क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है हीराकुंड बांध ओडिशा में किस शहर के पास बनाया गया है? तो हीराकुंड बांध ओडिशा में संबलपुर शहर के किनारे बनाया गया है। अगला प्रश्न है डिब्रूगढ़ किस नदी के तट पर स्थित है? तो डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है कानपुर किस नदी के तट पर स्थित शहर है? तो कानपुर गंगा नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है कटक किस नदी के तट पर स्थित शहर है? तो कटक महानदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है कोटा किस नदी के तट पर स्थित शहर है? तो कोटा जो है चंबल नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है अलकनंदा नदी के तट पर स्थित शहर कौन सा है? तो वह है बद्रीनाथ जो कि अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है मूला मूठा नदियों के तट पर स्थित शहर कौन सा है? तो मूला मूठा नदियों के तट पर स्थित शहर है पुणे। तो ये था हमारा NCERT सार संग्रह पॉइंटर सीरीज़ का इंडियन ज्योग्राफी का दूसरा वीडियो लेक्चर। आशा है कि आप लोगों को पसंद आया होगा और जितने भी एग्ज़ाम देंगे आप प्रश्न यहाँ से ज़रूर आएंगे। वीडियो पसंद आता है तो जितना हो सके दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में इसके अगले टॉपिक के साथ। तब तक आप बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू।